हेलो एवरीवन, दिस इज मीनाक्षी हियर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम नेशनल इनकम को करंट प्राइस पे और कांस्टेंट प्राइस पे कैलकुलेट करना सीखेंगे। नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी, प्राइस इंडेक्स, जीडीपी डिफ्लेटर, नेशनल इनकम से रिलेटेड ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, वो आज के वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि नेशनल इनकम को करंट प्राइस पे कैलकुलेट करना क्या होता है और नेशनल इनकम को कांस्टेंट प्राइस पे कैलकुलेट करना क्या होता है। तो जब आप नेशनल इनकम को करंट प्राइस पे कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपने नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए करंट ईयर की क्वांटिटी ली है और करंट ईयर की ही प्राइस को आपस में क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है। जैसे 2024 का ही प्रोडक्शन मैंने लिया है और 2024 की ही गुड्स और सर्विसेज की प्राइस को मैंने लिया है। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो करंट ईयर के बेस पे हमने क्या किया है, नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया है। अब जो करंट ईयर के बेस पे जो नेशनल इनकम कैलकुलेट हुई है उसे हम कहेंगे नॉमिनल नेशनल इनकम या फिर उसे नॉमिनल जीडीपी कहेंगे। आपको अगर क्वेश्चन में नॉमिनल जीडीपी पूछी गई है या नॉमिनल नेशनल इनकम पूछी गई है तो इसका मतलब आपको नेशनल इनकम को करंट ईयर की प्राइस पे क्या करना है, कैलकुलेट करना है, जिसमें हमने करंट ईयर की क्वांटिटी ली है और करंट ईयर की ही क्या ली है, प्राइस ली है। अब हम समझते हैं कि नेशनल इनकम को कांस्टेंट प्राइस पे कैलकुलेट करना क्या होता है। तो जब आप नेशनल इनकम को कांस्टेंट प्राइस पे कैलकुलेट कर रहे हो इसका मतलब आपने क्वांटिटी तो करंट ईयर की ली है लेकिन आपने प्राइस क्या ली है, बेस ईयर की। ये दोनों का डिफरेंस आपको ध्यान रखना है कि करंट ईयर में हमने क्या लिया है, क्वांटिटी भी करंट ईयर की ली है और प्राइस भी करंट ईयर की ली है। लेकिन जो कांस्टेंट प्राइस है उसमें क्या होता है, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते टाइम आपको क्वांटिटी तो करंट ईयर की लेनी है लेकिन प्राइस यहाँ पे बेस ईयर की लेनी है। बेस ईयर की प्राइस के अकॉर्डिंग आपको नेशनल इनकम को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। और जब बेस ईयर की प्राइस के अकॉर्डिंग आप नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हो तो उसे हम कहते हैं रियल नेशनल इनकम या रियल जीडीपी। इनको हम न्यूमेरिकल्स के थ्रू भी समझेंगे। यहाँ ओनली मैंने सिर्फ आपको इतना बताया है कि करंट ईयर की प्राइस पे नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना क्या होता है और बेस ईयर की प्राइस पे नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना क्या होता है। यहाँ रियल जीडीपी में आप एक बात ध्यान रखें कि इंडिया में 2011-12 को एज ए बेस ईयर माना गया है, यानी इस ईयर की प्राइस के बेस पे आपको नेशनल इनकम को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ये आगे हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि यहाँ बेस ईयर का क्या मतलब है। तो अब इन दोनों को एग्जांपल के थ्रू समझते हैं ताकि कॉन्सेप्ट आपको और अच्छे से क्लियर हो। अब हम सीखेंगे कि नेशनल इनकम को करंट ईयर की प्राइस पे आप कैसे कैलकुलेट करते हो और नेशनल इनकम को कांस्टेंट ईयर की प्राइस पे आप कैसे कैलकुलेट करोगे। यहाँ पे इस एग्जांपल में देखिए कि जब हम करंट ईयर की क्वांटिटी को करंट ईयर की प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका मतलब हमने नेशनल इनकम को करंट ईयर की प्राइस पे क्या किया है, कैलकुलेट किया है, जिसे हम क्या कहेंगे, नॉमिनल नेशनल इनकम या नॉमिनल जीडीपी। यहाँ इस एग्जांपल से आप समझिए, हम बात करते हैं 2020 की। ईयर कौन सा है, 2020। मान लो 2020 में 3 गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, व्हीट, क्लोथ और मिल्क। व्हीट कितना प्रोड्यूस हो रहा है, 1000। क्लोथ कितना मीटर प्रोड्यूस हो रहा है, 500। और मिल्क कितना लीटर प्रोड्यूस हो रहा है, 250। यहाँ पे उनके करंट ईयर की प्राइस यानी 2020 में जो प्राइसेस थी इन तीनों गुड्स की वो क्या क्या थी। व्हीट पर केजी कितना था, 10 रुपीज। क्लोथ्स पर मीटर कितना था, 15 रुपीज। और मिल्क पर लीटर कितना था, 20 रुपीज। जब करंट ईयर की क्वांटिटी और करंट ईयर की प्राइस को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे जो टोटल नॉमिनल नेशनल इनकम है वो हमारी कितनी आई, 21,500। यानी 2020 में हमारी जो नॉमिनल नेशनल इनकम है वो कितनी आई, 21,500। अब हम बात करते हैं 2024 की। 2024 में भी मान लो ये तीनों गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, उनकी क्वांटिटी ये है और उनकी प्राइस क्या है, अब 2024 की हम लेंगे तो ये इनकी प्राइसेस है। जब करंट ईयर की क्वांटिटी को करंट ईयर की प्राइस से मल्टीप्लाई किया तो जो 2024 की हमारी जो नॉमिनल नेशनल इनकम है वो कितनी आएगी, 42,500। तो यहाँ इन दोनों में हमने क्या देखा, इसमें करंट ईयर की ही हमने क्वांटिटी ली है और करंट ईयर की ही हमने क्या ली है, प्राइस ली है। तो इन दोनों को जब हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो हमने
करंट ईयर की प्राइस के बेस पे नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया है, जिसे हम क्या कहेंगे, नॉमिनल नेशनल इनकम या नॉमिनल जीडीपी। अब हम बात करते हैं कांस्टेंट प्राइस की। तो कांस्टेंट प्राइस के बेस पे जब हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं तो उसे हम कहते हैं रियल नेशनल इनकम या रियल जीडीपी। इसमें क्या होता है, एक ईयर को बेस ईयर मान लिया जाता है। उस बेस ईयर में जो गुड्स और सर्विसेज की प्राइस थी उसको हम एज ए प्राइस लेंगे और क्वांटिटी क्या होगी, करंट ईयर की। इंडिया में 2011 और 12 को एज ए बेस ईयर क्या किया गया है, डिक्लेयर किया गया है। तो जब भी हम कांस्टेंट प्राइस पे नेशनल इनकम को कैलकुलेट करेंगे तो क्वांटिटी तो करंट ईयर की होगी, लेकिन प्राइस जो है वो 2011-12 में उन गुड्स और सर्विसेज की थी, उसे हमें एज ए बेस प्राइस लेना होगा। जैसे एग्जांपल देखिए, 2018 में ये तीनों गुड्स मान लो प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये इनकी क्वांटिटी प्रोड्यूस हो रही है। यहाँ पे मैं जो प्राइस लूंगी वो 2018 की ना लेकर कौन सी प्राइस लूंगी, 2011 और 12 की। तो मान लो 2011 और 12 में इन तीनों गुड्स की ये प्राइस मानी है। जब मैंने करंट ईयर की क्वांटिटी को बेस ईयर की प्राइस से मल्टीप्लाई किया तो 2018 में जो रियल नेशनल इनकम हमारी थी वो कितनी हो जाएगी, 12,000। तो इस तरीके से करंट ईयर की क्वांटिटी के साथ जब बेस ईयर की प्राइस को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आप क्या कैलकुलेट करोगे, कांस्टेंट प्राइस के बेस पे नेशनल इनकम को, जिसे हम कहेंगे रियल नेशनल इनकम। अब बात करते हैं 2024 की। 2024 में भी हमें क्या करना है, जो गुड्स है उनकी क्वांटिटी क्या लेनी है, उस ईयर की लेनी है, लेकिन प्राइस क्या लेनी है, 2011 और 12 की। तो 2011-12 की हमने यहाँ पे प्राइस ली है, क्वांटिटी करंट ईयर की ली है। जब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो 27,000 हमारी क्या आई, 2024 की रियल नेशनल इनकम हमने कैलकुलेट करी। तो इस तरीके से करंट प्राइस पे, कांस्टेंट प्राइस पे किस तरीके से नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना है, ये हमने यहाँ पे सीखा। अब इन दोनों कॉन्सेप्ट में आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन दोनों कॉन्सेप्ट में से एक कंट्री की रियल इकोनॉमिकल ग्रोथ की पिक्चर आपके सामने कौन रिप्रेजेंट करता है। तो इसका आंसर अब हम देखते हैं। जब हम नेशनल इनकम को करंट प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं तो वहां हम क्या करते हैं, करंट ईयर की ही क्वांटिटी लेते हैं, करंट ईयर की ही प्राइस लेते हैं। तो 2020 में जो नेशनल इनकम हमारी कैलकुलेट होकर आती है वो क्या आती है, 21,500। और 2024 में हमारी नेशनल इनकम बढ़कर कितनी हो जाती है, 42,500। अब नेशनल इनकम में जो आप ये ग्रोथ देख रहे हो वो किस वजह से हुई है, प्रोडक्शन बढ़ने के कारण नहीं हुई है। वो जो ग्रोथ है वो किस वजह से हुई है, प्राइस बढ़ने के कारण। यानी इस ग्रोथ के साथ इकोनॉमी में क्या है, इन्फ्लेशन। इकोनॉमी में क्या आया है, इस ग्रोथ के साथ इन्फ्लेशन आया है। यानी इन्फ्लेशन के कारण क्या हुआ है, इकोनॉमिकल ग्रोथ हमें दिखाई दे रही है, लेकिन वो रियल इकोनॉमिकल ग्रोथ नहीं है। क्योंकि एक कंट्री की रियल इकोनॉमिकल ग्रोथ तब मानी जाएगी जब उस कंट्री में क्या होता है, प्रोडक्शन बढ़ता है। यहाँ पे तो प्रोडक्शन बिल्कुल सेम है, यानी ये जो इकोनॉमिकल ग्रोथ है वो किस वजह से है, इन्फ्लेशन की वजह से। अब हम बात करते हैं कि कांस्टेंट प्राइस पे जब हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं तो वो एक कंट्री की रियल इकोनॉमिकल ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है या नहीं, वो हम देखते हैं। तो जब हम नेशनल इनकम को कांस्टेंट प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, क्वांटिटी तो करंट ईयर की लेते हैं, लेकिन जो प्राइस है वो क्या लेते हैं, बेस ईयर की। तो यहाँ जो 2018 में हमारी नेशनल इनकम आई वो कितनी आई, 12,000। और 2024 में जो नेशनल इनकम में ग्रोथ हुई है वो कितनी हुई है, 27,000। यानी जो 12,000 से 27,000 इन नेशनल इनकम में ग्रोथ हुई है वो किस वजह से हुई है, यहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ने के कारण। जो प्रोडक्शन पहले 500 था वीट का, वो 2024 में कितना हो गया, 1000। 200 से 500 क्या हो गया, क्लोथ्स का प्रोडक्शन बढ़ गया। और 100 से 250 क्या हो गया, मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ गया। यानी यहाँ ये क्या कर रहा है, एक कंट्री की रियल इकोनॉमिकल ग्रोथ की पिक्चर आपके सामने रख रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो नेशनल इनकम में ग्रोथ हुई है वो किस वजह से हुई है, प्रोडक्शन बढ़ने के कारण। किस वजह से हुई है, प्रोडक्शन बढ़ने के कारण आपको नेशनल इनकम में ग्रोथ दिखाई दे रही है, जो एक कंट्री की रियल इकोनॉमिकल ग्रोथ की पिक्चर को शो करता है। अब एक कॉन्सेप्ट आता है रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी को डिटरमाइन करने का। तो रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी को कैसे डिटरमाइन करेंगे, ये इसका फॉर्मूला है। नॉमिनल जीडीपी का फॉर्मूला है रियल जीडीपी मल्टीप्लाई प्राइस इंडेक्स अपॉन 100, और नॉमिनल और रियल जीडीपी का फॉर्मूला है नॉमिनल जीडीपी अपॉन प्राइस इंडेक्स मल्टीप्लाई 100। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि किस तरीके से आप नॉमिनल जीडीपी या रियल जीडीपी को डिटरमाइन कर सकते हैं।
आप इस एग्जाम्पल में देखिए, आपको दिया हुआ है रियल ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी रियल जीडीपी आपको दी हुई है 500 करोड़, प्राइस इंडेक्स आपको दिया है 125। तो यहाँ पे आपको नॉमिनल जीडीपी निकालनी है। नॉमिनल जीडीपी का क्या फॉर्मूला है, रियल जीडीपी मल्टीप्लाई प्राइस इंडेक्स अपॉन 100। जब इन सब वैल्यूज को हमने फॉर्मूला में पुट किया तो 625 करोड़ की आ गई हमारी नॉमिनल जीडीपी। अब यहाँ पे इस फॉर्मूला में आपको रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी तो पता है, किस तरीके से उसे डिटरमाइन करते हैं ये हमने सीख लिया, लेकिन ये प्राइस इंडेक्स क्या होता है। तो अब हम ये देखते हैं कि ये प्राइस इंडेक्स क्या है। प्राइस इंडेक्स, तो प्राइस इंडेक्स आपको क्या बताता है कि दो डिफरेंट ईयर के बीच में प्राइस का जो लेवल है वो इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। यानी दो डिफरेंट ईयर्स के बीच में प्राइस लेवल कितना बढ़ा है कितना कम हुआ है, इसके बारे में आपको कौन बताता है, प्राइस इंडेक्स। जैसे 2020 और 2024 को मुझे कंपेयर करना है, तो 2020 में मान लो किसी गुड की प्राइस 20 थी, 2020 में उस गुड की प्राइस क्या हो गई, 40 हो गई। तो प्राइस लेवल क्या हुआ है, बढ़ा है। इस बारे में हमें कौन बताता है, प्राइस इंडेक्स। अब लास्ट एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जीडीपी डिफ्लेटर का, कि जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, वो मेजर करता है एवरेज लेवल ऑफ प्राइस, कि डिफरेंट ईयर्स में जो प्राइसेस हैं उनके एवरेज लेवल को मेजर कौन करता है, जीडीपी डिफ्लेटर। और उसका फॉर्मूला क्या है, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी मल्टीप्लाई 100। अब ये जो जीडीपी डिफ्लेटर है इसको आप कैलकुलेट कैसे करेंगे, एक एग्जांपल से समझते हैं। इस एग्जांपल में देखिए 2009, 11, 14, 18 और 23 इन सब ईयर्स की आपको क्या दी हुई है, प्राइस दी हुई है, क्वांटिटी दी हुई है। आपको रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो रियल जीडीपी के लिए हमें बेस ईयर चाहिए, तो 2011 और 12 को एज ए बेस ईयर माना है। तो जब हम रियल जीडीपी को कैलकुलेट करेंगे तो वहां क्वांटिटी तो करंट ईयर की लेंगे, लेकिन जो प्राइस है वो हम क्या लेंगे, 18। यानी चाहे 2029 की रियल जीडीपी की हम कैलकुलेशन की बात करें या फिर 2011 के रियल जीडीपी कैलकुलेशन की बात करें, सभी ईयर्स में प्राइस क्या रहेगी, सेम रहेगी, और क्वांटिटी क्या हो जाएगी, करंट ईयर की। तो रियल जीडीपी को आप कैलकुलेट कैसे करोगे, करंट ईयर की क्वांटिटी और बेस ईयर की प्राइस के बेस पे। और अगर हम बात करें कि नॉमिनल जीडीपी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो जो जितने भी ईयर हैं उनमें सब में जो अलग अलग प्राइस दी हुई है उनको हम उनकी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी करंट ईयर की क्वांटिटी को करंट ईयर की प्राइस से मल्टीप्लाई करके हम नॉमिनल जीडीपी को कैलकुलेट कर लेंगे। अब बात करते हैं जीडीपी डिफ्लेटर की। इस क्वेश्चन में आपको 2018 का जीडीपी डिफ्लेटर निकालना है। किसका निकालना है, 2018 का। तो 2018 का जीडीपी डिफ्लेटर मुझे निकालना है, तो 2018 की नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी मल्टीप्लाई 100 मुझे यहाँ करना पड़ेगा। तो 2018 की नॉमिनल जीडीपी कितनी है, 9600, वो मैंने यहाँ लिखा। 2018 की जो रियल जीडीपी है वो कितनी है, 7200। जब इन सबको मैंने सॉल्व किया तो 133.33 क्या आया, जीडीपी डिफ्लेटर। किसका, 2018 का। अब यहाँ इंपॉर्टेंट चीज आप ध्यान रखें कि इस जीडीपी डिफ्लेटर की जो वैल्यू है उसको हमें बेस ईयर की जो प्राइस है उससे कंपेयर करना है, और बेस ईयर की प्राइस को हम क्या मान लेते हैं, 100। यानी 2011 में जो प्राइस 100 थी वो 2018 में बढ़कर कितनी हो गई है, 133.33%। यानी प्राइस में कितना परसेंट चेंज आया है, 33.33% चेंज आया है। यानी जीडीपी डिफ्लेटर हमें क्या बताता है कि प्राइस में कितना परसेंट चेंज हुआ है, यानी कितने परसेंट प्राइस बढ़ी है। इस तरीके से आप किसी भी ईयर का जीडीपी डिफ्लेटर निकाल सकते हो। अब ये सभी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के बाद एक होमवर्क आपके लिए। इस होमवर्क में आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। सबसे पहले क्या आपको पूछा है वो आपको आइडेंटिफाई करना है। यहाँ मैंने बेस ईयर लिया है 2011 को, बेस ईयर की प्राइस आपको 100 माननी है। यहाँ 2019 और 2023 के जीडीपी डिफ्लेटर को आपको कैलकुलेट करना है और कमेंट सेक्शन में मुझे उसका आंसर लिखकर भेजना है। तो वीडियो अगर अच्छा लगे, पसंद आए तो लाइक बटन हिट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।